आ रही थी। तो आपने क्या किया कि इसी साइफर की बेसिस पर आपने डिप्टी स्पीकर से एक रूलिंग दिलवाई और रूलिंग दिलवा के आपने इजलास को बर्खास्त कर दिया और नो कॉन्फिडेंस की मूव और आर्टिकल 95 को ऊंधे मुंह लिटा दिया, उसको डिफीट कर दिया और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की, यानी असेंबली की तहलील करने की वो समरी, असेंबली को तोड़ने की, असेंबली मजीद नहीं चल सकती, असेंबली को कत्ल करने की, आइन को कत्ल करने की, आपने वो समरी सदर मुमलिकत को भेज दी इसी साइफर की बेसिस पर। अब ये कंटिन्यूटी है आपके उस जुर्म की जो आपने, मैं नहीं समझता कि आपने किसी एक ऐसे एक्ट के तौर पे कर दिया जिसके पीछे आपकी ये सोच नहीं थी। आपका पूरा एक सोची समझी आपकी अपनी एक साजिश थी, आपका अपना एक प्लान था जिसके साथ आपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। अब मुझे हैरानगी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की है। आपने एक स्टे ऑर्डर देके एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक ऐसे जुर्म की है जिसके नतीजे में असेंबली टूटी, एक ऐसे जुर्म की है कि जिसके नतीजे में आपने दो ममालिक के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बुरी तरह डैमेज किया, एक ऐसे साजिश की आपने कहानी घड़ी जिसमें आपने स्टेट ऑफिशियल्स को, किसी और मुल्क के डिप्लोमेट्स को, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को अलेज किया कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये तीन बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, ये छोटे मोटे इल्ज़ाम नहीं हैं, ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जो कि ममालिक के ताल्लुकात को आपस में बिगाड़ कर किसी ऐसी नहज पर भी पहुंचा सकते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। यानी आपका ये इल्ज़ाम लगाना और उस इल्ज़ाम के नतीजे में आपके डिप्टी स्पीकर का असेंबली की वो कार्रवाई पर एक रूलिंग देना और नो कॉन्फिडेंस की मूव को रिजेक्ट करना और उसकी बेसिस पर असेंबली की तहलील के लिए आपका वो खत लिखना सदर मुमलिकत को और सदर मुमलिकत के असेंबली को तोड़ना, तो ये इससे संगीन जुर्म पाकिस्तान की आईनी तारीख में मैंने आज तक नहीं देखा और ना सुना है, ना मुशाहिदे में। हम 1973 से पहले की अदालती नज़ाइर उठा के देख लें जो कि उस वक़्त के कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक थी, जो भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इस तरह की सूरत हाल किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पर्सन ने पैदा नहीं की। आज आप चैंपियन बन के खड़े हैं और आप आज 90 डेज के इलेक्शन पर, ठीक है, आइन में ये दर्ज है, इंतखाबात 90 रोज में होंगे, ये दुरुस्त है। अब इसके साथ आइन में यह भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए जरूरी है कि केयरटेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो, और अगर निगरान बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर कैसे मुमकिन होगा? यानी दो सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक्त कौमी असेंबली और कौमी हुकूमत, कौमी असेंबली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी तो उस पर सवालात उठेंगे कि एक फेडरल गवर्नमेंट की मौजूदगी में आप दो प्रोविंसेस के जनरल इलेक्शन, और ये बात वाज़ेह रहे कि फ़र्क है जनरल इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में फ़र्क होता है। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है। बाई इलेक्शंस में वो ये बात करके इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि जी ठीक है, फ़लाँ हल्के के अंदर इलेक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके ऊपर लगा वो डस्का इलेक्शन वाला जो दाग था वो आपको भूला नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तानी कौम के हाफजे में भी है कि डस्का के इलेक्शन में आपने क्या किया था। लेकिन मैं एक बात करने के लिए, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि डस्का के इलेक्शंस में लेट्स से कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहे कि ये बाई इलेक्शन 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 हल्कों में हो रहा है। मैं इन हल्कों के अंदर वो लोग जो कि हुकूमती जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं या वो लोग जो वज़रा में शामिल हैं वो उस हल्के के अंदर नहीं जा सकते। तो टू सम एक्सटेंट ये बात हो सकती है और उनके रूल्स के अंदर भी ये मौजूद है कि इस तरह की बात के साथ उनको रोका जा सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शंस हैं, जब वो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज़ को परसीव ही नहीं किया। और अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं। साइकिल कैसे बनाना चाहते हैं? आप साइकिल ये बनाना चाहते हैं कि फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले वक्तों के लिए सूबाई असम्बली, इन दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाब से 6 महीने पहले हो चुके हों।
यानी जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों आने वाले वक्तों में भी, आज से 5 साल की बाद की असम्बली, उसके 5 साल के बाद की असम्बली, तो ये बात तय हो चुकी हो कि पहले 2 सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी और वो कौमी असम्बली का इंतखाब कराएंगी, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है, और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है, आपको ये अंदाज़ा है? आपने जब असेंबलियां तोड़ी तो आपकी नज़र में सिर्फ एक ही बात थी, आप अपनी इक्तदार की लालच में इक्तदार से बाहर निकल जाने के बाद बिल्कुल हवस का शिकार हो चुके थे। आपको लग ये रहा था कि मैं कुछ भी ऐसा करूं और दोबारा इक्तदार में आऊं। इक्तदार के नशे में आप बिल्कुल बौले हुए पागलपन की हद तक, मैं आई पार्डन माई लैंग्वेज, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? यानी आपके गवर्नर जो थे उमर सरफराज चीमा, उन्होंने जो एक्ट किया पंजाब के अंदर, वो किसी से ढका छुपा है? उनके ऊपर क्या, जैसे आज आप गवर्नर से कह रहे हैं कि आपके ऊपर मैंडेटेड है कि आपने डेट देनी थी, तो क्या गवर्नर पंजाब पे जब जो उमर सरफराज चीमा थे उनके ऊपर मैंडेटेड नहीं था कि उन्होंने ओथ लेना था? आप आइन को तोड़ें तो वो मजाक है। आप हमारे ऊपर इल्जाम कर रहे हैं जो कि भी हमने वो काम किया भी नहीं। जस्टिफाइड है ये बात कि अगर गवर्नर नतीजे में उसकी तहलील करने का कोई हुक्मनामा जारी करते तो फिर उनको तारीख देने की आर्टिकल 105 में पाबंदी थी, लेकिन जब उन्होंने उसको ऑटोमेटिकली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एडवाइस एक्ट होने दिया, तो फिर उसके ऊपर, उनके ऊपर तो आप आइन शिकनी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप अपने गिरेबान में झांकें तो वो वक्त जो तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली का था और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का था, उस वक्त आप देखें तो उस वक्त के गवर्नर पंजाब की आइन शिकनी की एक पूरी आपको दास्तान मिलेगी। एक एक कदम पर उन्होंने आइन शिकनी की, जो उनको करना उनके ऊपर फ़र्ज था, उनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। उन्होंने किसी को भी उसमें से अदा नहीं किया, जो कि आइन के अंदर दर्ज था कि वो ये करेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, हिंडर किया, पूरे प्रोसेस को रोका, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग्स को यरगमाल बनाए रखा, और यही हालत आपकी जो थी वो वो वो, वो वफाक में भी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये पूछा जाए कि भाई आपको इस पे प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी, आपने इनके खिलाफ एक्ट क्यों नहीं किया? मेरी दानिस्त में तो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 95 के प्रोसेस को सबवर्ट करना, बिल्कुल इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान इसके मुर्तकिब हुए अलॉन्ग विद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, मुर्तकिब हुए इसके सदर आरिफ हल्फी, अब हेड ऑफ द स्टेट हैं, इस्तिश्ना उनको हासिल है, ठीक है, माना कि उन्होंने तो उस एडवाइस पर काम किया जो उन तक गई, एक कानूनी बहस बनेगी। लेकिन यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि इमरान खान ने नोइंगली चीट करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन पर फ्रॉड प्ले करते हुए, अलॉन्ग विद दिस एक्म्प्लिसेस, जिनके अंदर कासिम सूरी और उनकी पार्टी में उस वक्त उस दिन के मुकर्रीन में शामिल थे, फवाद चौधरी मेरे दोस्त हैं, ये सब लोग शामिल थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफीट किया। और आज यही लोग चैंपियन कर रहे हैं आके, और ये बात आके करते हैं आइन, आपका आइन के साथ क्या ताल्लुक है? आइन के साथ जो खिलवाड़ आपने किया, पाकिस्तान की सियासत के साथ जिस तरह से आपने ज्यादती की, आप मुझे बताएं कि कैसे आपकी हुकूमत बनने से लेके एंड प्री योर गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड, मैं 2018 के इंतखाबात से कम से कम साल डेढ़ पीछे जा सकता हूं, मैं आपकी सर एक एक एक्टिविटी का वाकिफ हूं। आज जिन पर आप इल्जामात लगा रहे हैं, जिनकी तुफैल, जिनकी मदद के साथ, मैं ये समझता हूं कि आप मुझे प्लीज पार्डन मी फॉर सेइंग, आपको वो वक्त भूल गया जब साकिब निसार साहब की कोर्ट थी, जब चीफ जस्टिस साकिब निसार बैठे थे, और वो यही इलेक्शन कमीशन थी, और इस इलेक्शन कमीशन के पास हम चीखते, चिल्लाते, पीटते, रोते हुए गए, वावेला करते हुए गए कि सर वी स्टिल हैव 6 months ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट टिल द लास्ट डे इट इज द गवर्नमेंट, आप हमें हमारे फंड्स इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, 6 महीने पहले आप हमें कंसोलिडेट नहीं करने देंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि हमारी 5 साल की मेहनत, कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि इस वक्त अवामी फलाह के लिए हमने दी थी, और वो इस वक्त एक बड़ी अवामी तकलीफ का बाइस बनी हुई हैं, रोड्स के अंदर पिट्स पड़ी हैं, जो सीवर की स्कीम्स हैं दे आर
ओपन एंड आउट एंड टॉर्न अप, लोगों का वहां से गुजरना मुश्किल है, वहां पर गर्द और गबार और मट्टी के एक एक पूरा पूरा एक तूफान आ जाता है। आप हमें, द सिविल लाइफ इज मिजरेबली, वहां से चीखे मार के दरख्वास्त कर रही है। तो साकिब निसार साहब ने क्या किया, एक सुबह मोटो नोटिस ले लिया कि लाहौर हाईकोर्ट इंटरवीन ना कर सके। फोरम शॉपिंग आप बड़े शौक से करते हैं, ये फोरम शॉपिंग आज आप लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, एंड माइंड इट, आई कैन से इट। आप ये मत समझे कि आप जो करते जाएंगे आप उसके ऊपर बिल्कुल अनब्रिडल्ड, अनचेक्ड, आप बिल्कुल, आपको लाइसेंस हासिल है, आप लोगों को बेतौकीर करें और आपको पूछे कोई ना। ऐसे नहीं होता सर। आपकी अपनी क्रिएशन मरहूने मिन्नत थी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के, आप कभी नहीं बन सकते थे। आपकी 31 मेंबर की पार्टी थी, आपकी 31 मेंबर की पार्टी को उठाकर 170 मेंबर की पार्टी बनाया गया। क्या हुआ कराची में, हम भूले? नहीं भूले। क्या हुआ मुल्तान के अंदर, जनूबी पंजाब महाज, हम भूले? नहीं भूले। पोठोहार की बेल्ट में किस तरह से लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, क्या हम भूले? एब्सोल्युटली नहीं भूले। आपको किसने यह हक दिया कि आप आज ये जो इल्जामात लगा रहे हैं सब्सटेंशिएट करें किसी बात को, हाइपोथेटिकल बात पे नहीं। आपके पास जैसे कोई सबूत नहीं था और आपने झूठा सबूत क्रिएट किया, कॉन्कॉक्ट किया, एक जाली शहादत पैदा करने की कोशिश की। इन जराइम की सजाएं हैं, दफा फौजदारी में इनकी सजाएं हैं। साइफर का जुर्म आपने जाली तौर पर एक शहादत क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें आपके साथ शरीक मुल्जमान में आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान शामिल है, आपकी पार्टी के बाकी मेंबरान शामिल हैं। लेकिन गुड लक टू यू सर, आप तो एक अनोखे लाडले। इट इज नॉट माई वोकेबलरी व्हाट आई एम सेइंग, बट आपको तो बड़ी सपोर्ट हासिल है, चाहे वो साकिब निसार साहब की कोर्ट की हो या आज स्टे ऑर्डर्स मिलने वाले साइफर के खिलाफ। देखिए ना आपका आज क्या मामला है। आज आपका मामला यह है, अगर सिर्फ ये एक केस साइफर वाला चले तो आर्टिकल 6 आपकी गर्दन पे है। रोक के कौन बैठी है? लाहौर हाईकोर्ट, क्योंकि मुलजिम कौन है? इमरान खान। इस पे मुकदमा नहीं चल सकता। कैसे चलेगा इस पे मुकदमा? क्योंकि ये तो इमरान खान है, अनटचेबल है, इसको कौन हाथ लगा सकता है? आपके ऊपर 20 मुकदमे ऐसे हैं। आपके ऊपर पब्लिक फंड की एम्बेजलमेंट, पब्लिक फंड की दो जहतें होती हैं। एक पब्लिक फंड की शक्ल होती है जिसपे कल आपने एक्सप्लेन किया, क्या होती है। मैं आपको बताऊं करप्शन क्या होती है और पब्लिक फंड। करप्शन ये होती है और पब्लिक फंड ये होता है कि जब आपके उस्मान बुजदार ठेके दें तो छोटे छोटे ठेके में भी 10% कमीशन लें। तहसील वो एक्सियन से कमीशन लें, एसडीओ से कमीशन लें। सिर्फ एक जो उनका तौंसा वहां पर है उसके अंदर एक राउंड अबाउट टाइप कोई मॉन्यूमेंट बनाने पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ले लें। करप्शन क्या होती है? करप्शन वो होती है जो फरागोगी करें, एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लें, पब्लिक फंड की यूटिलिटी में से बेतहाशा दोनों हाथों से बेदरेग लूटे। आप कल एक्सप्लेन कर रहे थे जब कौम का पैसा, तो कौम के पैसे के साथ जो ज्यादती आपकी पंजाब गवर्नमेंट अंडर द स्टीवर्डशिप ऑफ उस्मान बुजदार जो तबाही उतरी है वहां पर, हम समझते हैं उसमें आप बराबर के जुर्म के शरीक हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा का रिलेशनशिप फरागोगी से इस्टेब्लिश्ड है, ढका छुपा नहीं है। लिस्ट दे सकते हैं एक एक बंदे की, केसेस की, पोस्टिंग्स की, कि किन अफसरान को कहां पर लगाया गया, क्या उनके साथ मामला तय होते रहे और किस तरीके के साथ वो अपनी पंजाब के अंदर एक अंधा राज, एक गोगी राज चला के रखा उन्होंने 4 साल। आप पब्लिक मनी की बात कर रहे हैं, आप करप्शन पे दर्श दे रहे हैं। आपकी मैं बताऊं कि क्या वीट के झगड़े में आपके जो फेडरल में बैठे लोग थे उन्होंने क्या किया? आपके लगाए जो पेट्रोलियम के एडवाइजर्स थे, एक एक का नाम लेके बताऊं। आपको नहीं पता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? क्यों आपने 8 महीने नदीम बाबर को यहां पे लगा के बिठा के रखा? किस तरह से वो जो इंटरनल मीटिंग्स थी और उनके मिनट्स जो थे वो जो लिखवाए जाने थे, जो उसमें पंजाब गवर्नमेंट के द देन चीफ सेक्रेटरी मोतरिज भी हुए कि ये मत करें, उस वक्त कैसे चीनी के ऊपर वो सारा उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी और किन लोगों पर की? तब नहीं पता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम ऑन सर, हद हो गई है। झूठ की भी कोई लिमिट होती है। आप आइन शिकनी, साबित शुदा आइन शिकनी कर चुके हैं और हमारे पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो इस दीदा दिलेरी पर
और इस बेशर्मी पर ना सिर्फ आपकी और आपकी बहसियत मजमूई पूरी टीम की कि किस तरीके से वो पीछे तबला नवाई करते हैं जब कवाल आगे बैठ के एक सुर लगा देता है। यार कोई तो करैक्टर होता है, कहीं तो शो करो, कुछ तो बताओ। जिसकी दाढ़ी में बैठ के आज उसकी दाढ़ी नोच रहे हो, कल उसी की प्लेट में छेद भी करते रहे हो। सबको पता है कि कहां से नवाला है और कैसे खाया आपने। हमें बहरहाल अफसोस है इस सारी सूरत हाल पे, और एक बड़ा संजीदा सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि जब एक मुलजिम खुद बयान देकर इकबाली हो जाए तो उसके बाद क्या हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर कायम रहता है? मैं अपने वकला से भी दरख्वास्त करूंगा, ये मैं नॉट जस्ट फॉर मीडिया कंजम्पशन, आजकल बड़ी बहस है, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से अदारा जाती पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट या सेनेटर्स वर्सेस ऑनरेबल जजेस, ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन किए गए फैसलों पर बात करने का हक तो हासिल है। हमें तब भी ये था कि ये जो आज सादिक और अमीन बन रहे हैं, ये सदाकत और अमानत बिल्कुल एक जाली सर्टिफिकेट है जो इनको मिला है, लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट से मिला है। तो अब क्या करें, वो दिया, लेकिन उसका फिर सारा मामला आपके सामने आ गया कि वो सदाकत और अमानत कैसे आई। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि फॉर गुडनेस सेक कुछ मामलात में जब फोरम शॉपिंग हो रही होती है और इतनी वाजे हो रही होती है तो फिर उस वक्त पता चल जाता है कि कौन कैसे कर रहे हैं। अब जुबान ज़द आम है, हर किसी को पता है, मुझे पता है, एवरीबडी नोज कि कौन लोग इंस्ट्रूमेंटल हैं और किस तरह से ये छोटे मोटे रिलीफ या बड़े बहुत बड़े रिलीफ किसी एक ख़ास फोरम पर, अदालती फोरम पर कैसे मिल जाते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अब आ जाएं सर इलेक्शंस की बात पे। देखें, इलेक्शंस पे एक पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रेमवर्क होना चाहिए। अनलेस दैट फ्रेमवर्क इज अचीव्ड, और जब तक ये बातचीत के साथ इन बुनियादी सवालात का जवाब नहीं मिलता, यानी ये बात तो तय है, ठीक है, 90 रोज में इंतखाबात, आर्टिकल 105, दैट इज करेक्ट, लेकिन ये बात भी साथ उतनी ही मुसल्लमा है कि अगर आप ये साइकिल डिस्टर्ब कर देंगे, आप एक वक्त में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, आप किसी फ्रेमवर्क के एग्रीमेंट में नहीं आएंगे, आप इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा करने की कोशिश तब जब आप हुकूमत में थे तब से कर रहे हैं। पहले आपने यकतरफा तौर पे ईवीएम्स का फैसला कर लिया जिस पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के एग्रीमेंट नहीं था, और वो एक काम जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेंट होंगी, इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा, और आप उसका मोडस ऑपरेंडी तय कर रहे होंगे, और उसमें एक फ्रीक का इत्तफाक होगा, दूसरे फ्रीक का इत्तफाक नहीं होगा, तो वो कैसे मुमकिन है कि उसके ऊपर तनाज़ा ना खड़ा हो? तनाज़ा खड़ा होगा। इसी तरह से आपका जो वोट्स का था कि ओवरसीज़ वोटर्स के लिए, तो ये ओवरसीज़ वोटिंग की आपने बात तो कर दी, लेकिन उसके साथ जो आपने तरीक़ाकार बताया उसमें मैनिपुलेशन का बेतहाशा ख़तरा था, एंड वी कुड नॉट एग्री टू समथिंग विच इज़ जिसमें मैनिपुलेशन का डर हो। ये इंतखाबात आप पहले दिन से मुतनाज़ा करना चाह रहे हैं, आप किस एजेंडे पर हैं, इस बात का भी कोई, आपके किए काम छुपते नहीं है, आपके किए काम जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ये बात भी जल्द इंशाल्लाह अवाम के सामने आएगी कि इंतखाबात को अब इस शक्ल में मुतनाज़ा करने की आपकी ख्वाहिश क्या, और आप इसके पीछे आपका क्या एजेंडा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट का फैसला है, उसको तो बार सूरत हर सूरत देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो हुक्मनामा जारी किया है, लेकिन 90 दिन से पहले ये बात ज़रूरी है मेरी नज़र में। मैं अपनी पार्टी में भी कह रहा हूँ, मैं कोर्ट में भी कह सकूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन के पास भी कह रहा हूँ, मैं ओपनली मीडिया पर भी कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ 90 दिन में इंतखाब आइन का तकाजा है, वहीं पर जनरल इंतखाब के लिए निगरान हुकूमत का होना भी आइन का तकाजा है। इन दोनों बातों को आपको इकट्ठे एड्रेस करना है। इसी के साथ मेरे साथ आप छोटा सा कि जब आप बरसेदार आए हैं तो उन लोगों की टांगें खींच रहे हैं, जब वो थे तो उन्होंने आप लोगों की टांगें खींच रहे हैं, अवाम का ना उनको ख्याल था ना आपको है। को पता है कितनी महंगाई हो गई है, 150 रुपये किलो, 100 रुपये, 120 रुपये किलो घी बढ़ गया, आटा बढ़ गया। इस पर कोई नहीं, कुछ सियासी लोग आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, और अदालतों में जो केस लगे हुए हैं, जब आप थे तो आप माफ़ कराते रहे हैं, जब वो हैं तो वो भी माफ़ कराते रहे हैं, तो इसमें क्या कहाँ तक ये? नहीं, देखें, मैं बिल्कुल
इस बात में तो कोई कलाम नहीं है कि इस वक्त एक बाकायदा मुश्किल सूरत हाल है और इस महंगाई पर शदीद तशवीश भी है और हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह से सिचुएशन को अरेस्ट किया जाए। मैं एक रेट्रिक के तौर पे पिछलों पर मुद्दा नहीं डालूंगा। मैं ये बात कहूँगा कि ठीक है, ये हमारी क्योंकि इस वक्त हुकूमत है और इसको हमें हर सूरत संभालना है और अवामी रिलीफ का बंदोबस्त करना है और इंशाल्लाह ये जल्द होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त महंगाई की वजह से अवामुन्नास में एक इज़्तिराब भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है और हमें इस तकलीफ़ पर अपना एहसास भी है कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। लेकिन देखें कि इकॉनमी के अपने खदोखाल हैं, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन है। अभी यूके की आप कंडीशन देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स की देख लें, वर्ल्ड ओवर देख लें, अपने हमसाए में देख लें। कल वो बिल्कुल गलत फिगर्स दे रहे थे इमरान खान, पता नहीं कैसे हैं और कौन उनके मशीर हैं और क्या बात करते हैं। सिर्फ एक ऑयल की प्राइसेस पर आपने इन्फ्लेशन के इंडेक्स में एक ऑयल की प्राइस के इंडेक्स को आगे रख के आपने पूरी इन्फ्लेशन के इंडेक्स को एक हमसाया मुल्क के साथ बता दिया। दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। लेकिन ये इस वक्त एक ग्लोबल पोजीशन है जिसके साथ जिसमें कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है और हमारी इकनॉमिक टीम और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारी पूरी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब इसको हत्तल वसा अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि बेहतरीन अंदाज से इसका को हल निकले इंशाल्लाह।